आज जो कहानी जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो गुजरात के सूरत शहर से है। घटना है 29 नवंबर की और लोगों को इस घटना के बारे में पता चला इसके अगले रोज यानी 30 नवंबर को। इसी साल की बात है, 30 नवंबर 2022। हुआ ये कि सूरत में एक अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया नाम की एक जगह है और नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं और जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती है आमतौर पर वो इलाके जब मज़दूर वहाँ पर आते जाते हैं तब तो भीड़ होती है, अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे पीस ऑफ लैंड्स होते हैं जो खाली होते हैं। तो ऐसे ही एक खाली पड़ी ज़मीन पर 30 नवंबर की सुबह को लोगों की नज़र एक बहुत ही भयानक मंजर पर पड़ती है। लोग देखते हैं कि बिल्कुल खून से सनी हुई एक लड़की की लाश एक खाली ज़मीन पर पड़ी हुई है और इतना खून उस जगह पर बिखरा हुआ है कि लोगों के लिए उस लाश पर ठीक से नज़र टिका पाना भी मुश्किल हो रहा था। बहरहाल फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है और लोकल पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और पुलिस देखती है कि एक नौजवान लड़की का कत्ल किया गया है और कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि ताबड़तोड़ बेइंतहा चाकू मारकर। कातिल ने इतने चाकू मारे हैं कि उसकी गिनती फौरी तौर पर या लाश को देखकर कर पाना संभव नहीं था। तो पुलिस ने वो डेड बॉडी बरामद की, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है जहाँ पर वो घटना हुई थी उस जगह पर पुलिस ने सर्चिंग की, तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने ये देखने समझने की कोशिश की कि कहीं कोई पर्स, कोई चूड़ी, कोई बिंदी, कोई मोबाइल फ़ोन, ऐसी कोई चीज़ जिससे उस लड़की के बारे में पता चले। पुलिस इस इरादे से उस जगह की तलाशी भी ले रही थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद पुलिस को सिवाय उस लड़की की लाश के वहाँ से और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब डॉक्टरों ने उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो जो तथ्य उभर कर सामने आया, जो फैक्ट सामने आया, वो मैं आपको बताऊं। उस लड़की को कातिल ने या कातिलों ने जो भी कहें, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, लड़की की पहचान तो पता ही नहीं थी, और उस लड़की को कातिल ने 49 बार चाकू मारे थे, यानी 49 टाइम्स। और ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब कोई किसी से हद से ज़्यादा रंजिश रखता हो, उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हो, बहुत ज़्यादा चिढ़ता हो। तो सवाल यह है कि इस मर्डर के पीछे रिवेंज और डेस्परेशन और हेट्रेड, इस तरह की चीज़ें थी, मतलब बदला, नफरत और जिसे कहते हैं ना कि मरने मारने वाली सोच, ऐसी चीज़ थी। इतना तो पुलिस के लिए क्लियर था क्योंकि 49 बार चाकू मारकर लड़की का कत्ल किया गया था, लेकिन कोई लीड पुलिस के पास नहीं थी। मामला चूंकि बेहद नाजुक था, बहुत संगीन था, फौरन ये जांच जो है लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर सूरत के क्राइम ब्रांच के हवाले की गई और इस ब्लाइंड मर्डर को अब क्राइम ब्रांच सॉल्व करने की कोशिश करने लगी। सबसे बड़ा चैलेंज तो लड़की की पहचान ही पता करना था और उसकी कोशिश पुलिस लगातार कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई वे आउट, कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच पुलिस की नज़र उस लड़की की टी शर्ट पर पड़ी, वो टी शर्ट जो उसने पहन रखी थी अपने कत्ल के वक्त। हालांकि वो टी शर्ट चारों तरफ से फट चुका था। आप समझ ही सकते हैं कि जब 49 चाकू मारे जाएंगे तो टी शर्ट की हालत क्या होगी, लेकिन फिर भी वो जो रक्त रंजित टी शर्ट थी, उस टी शर्ट में पुलिस ने ये देखा, पुलिस ने ये नोटिस किया कि ओडिया लैंग्वेज में कुछ बातें लिखी हुई हैं। और जब पुलिस ने ये देखा तो पुलिस को ये समझ में आया कि इस लड़की का कोई ना कोई रिलेशन ओडिशा से ज़रूर है। अदरवाइज़ ओडिया लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ टी शर्ट आमतौर पर गुजरात में, वो भी सूरत में, कोई लड़की पहनकर घूमेगी, ये बात थोड़ा नामुमकिन सी लगती है। बहरहाल पुलिस अब इस लड़की के ओडिया होने या ओडिशा से कोई कनेक्शन होने की बात को ध्यान में रखकर इस मामले की छानबीन करने लगी। पुलिस ने वो जो अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया है उस इलाके में ओडिशा से आने वाले जो मजदूर हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। और मैं आपको बताऊं, वहाँ मजदूरों के अलग अलग संगठन भी हैं, अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बने हुए हैं। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने ओडिया मजदूरों का जो संगठन है या फिर ऐसे संगठन जो ओडिया मजदूरों के साथ डील करते हैं, उनसे क्राइम ब्रांच की टीम ने बातचीत की और उनको उस टी शर्ट में लिखे हुए लेटर्स भी पढ़ाए और फिर उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो तमाम मजदूरों ने ये कंफर्म किया कि हाँ, टी शर्ट में ओडिया ही लिखा हुआ है और उस लड़की को देखकर या उसकी डेड बॉडी देखकर ज़्यादातर मजदूरों ने यह भी कंफर्म किया कि हाँ, इसका ताल्लुक ओडिशा से हो सकता है। आमतौर पर कोई आदमी जहाँ से होता है उसके बॉडी लैंग्वेज में या उसके हुलिये में उस इलाके की झलक भी मिलती है। तो वो लड़की
ओडिशा की थी, इतनी बात तो शुरुआती तफ्तीश में साफ हो गई। लेकिन अभी तक उसका नाम, उसका पता पुलिस को नहीं मिल पाया था। अब पुलिस ये जानने समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर एक ओडिया लड़की यहाँ कैसे पहुंची और यहाँ उसका कत्ल कैसे हुआ। चूंकि उसकी आइडेंटिटी भी क्लियर नहीं हो रही थी, तो इससे ये बात साफ थी कि वो लड़की कम से कम सूरत में तो नहीं रहती थी और कहीं बाहर से ही आई थी, वो ओडिशा से ही आई थी। ये बात शुरुआती छानबीन में लग रही थी। लेकिन वो यहाँ कैसे आई, किसके कनेक्शन से आई, किसने उसका मर्डर किया, ये सवाल जस का तस था। अब चूंकि इस लड़की के बारे में पुलिस को नहीं पता चल रहा था, तो पुलिस ने अपने लेवल पर यह पता करने की शुरुआत की कि क्या ये जो ओडिया एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग फैक्ट्रीज में, उस इंडस्ट्रियल एरिया में, इसमें से क्या कोई एम्प्लॉय अभी हाल के दिनों में छुट्टी पर गया था और क्या वो 28, 29, 30 इन तारीखों पर वापस लौटा है। पुलिस अब इस एंगल पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी। जब पुलिस ने ये कोशिश की, जब पुलिस ने अलग अलग लेबरर्स के बारे में पता किया, तो पुलिस को कुछ लोगों की जानकारी मिली और इनमें से एक नौजवान, एक लड़का ऐसा था जो 29 तारीख को ही ओडिशा से लौटा था। 29 को ही यह हत्या भी हुई थी और उस लड़के ने 30 तारीख को यानी 30 नवंबर को अपना काम रिज्यूम किया था, यानी अपनी फैक्ट्री में फिर से अपने काम पर चला गया था। तो ये जो बात थी, ये बात पुलिस को क्लिक कर गई और पुलिस को लगा कि अब इस लड़के को हमें वेरीफाई करना चाहिए। इस लड़के का नाम था जगन्नाथ गौड़ा। तो जगन्नाथ गौड़ा से पुलिस ने पूछताछ करने का फैसला किया और उसे पुलिस ने, जिस फैक्ट्री में भी वो काम करता था, वहां से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसका ताल्लुक, उसका रिलेशन जो है ओडिशा के भुवनेश्वर से था। और जैसे ही उससे पुलिस ने पूछताछ की तो पहले तो उसने इधर उधर की बातें कही, लेकिन जब पुलिस ने सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया और साइकोलॉजिकली उसके साथ ट्रीटमेंट किया, तो वो लड़का ये मान गया कि इस मर्डर के पीछे उसी का हाथ है और जिस लड़की की उसने हत्या की है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। अब अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी भयानक तरीके से हत्या उसने क्यों की, ये एक बड़ी अजीब बात थी। क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं रहती है सूरत में, वो ओडिशा में रहती है, वहाँ से अगर वो गर्लफ्रेंड आई है तो यहाँ हत्या करने की वजह क्या हो सकती है, और वो भी इस तरह से। पुलिस को अभी इस सवाल का जवाब जानना था। लेकिन इसी बीच ये जो जगन्नाथ गौड़ा है, उससे पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वो भुवनेश्वर में था छुट्टी में और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भुवनेश्वर से ही यहाँ लेकर आया था और यहाँ लेकर आने के बाद फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली। और उसकी गर्लफ्रेंड का जो नाम है वो है सीमा कुनीदास। तो सीमा कुनीदास और जगन्नाथ के बीच ऐसा क्या चल रहा था, ये तो मैं खैर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब ये लड़का पकड़ा गया और लड़के ने ये कबूल कर लिया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड सीमा की हत्या की है, तो पुलिस को एविडेंस की दरकार थी, सबूत की दरकार थी। तो पुलिस ने फिर इस लड़के से पूछा कि तुम कब यहाँ से गए, कब वापस आए, और जब तुम वापस आए तो किसके साथ वापस आए। तब इस लड़के ने पूछताछ में बताया कि वो अब से कुछ रोज़ पहले छुट्टी पर गया था और भुवनेश्वर से सीमा को अपने साथ ही लेकर आया था। उसने बताया कि वो ओडिशा से किस ट्रेन से आया और सूरत में किस रेलवे स्टेशन पर उतरा और कहाँ से ट्रैवल करता हुआ इस जगह पर पहुँचा जहाँ उसने हत्या की। जब उसने ये पूरा रूट या पूरा ट्रेल बताया तो पुलिस ने उस रूट के सीसीटीवी कैमरे एग्जामिन किए, उसके फुटेज एग्जामिन किए। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पुलिस को इस मेहनत का फल मिला और सूरत रेलवे स्टेशन में पुलिस को सीसीटीवी में ये जो लड़का है जगन्नाथ गौड़ा और सीमा कुनीदास, ये दोनों आते हुए दिखाई पड़ गए। और इत्तेफाक से इस सीसीटीवी फुटेज में भी वो लड़की उसी टी शर्ट में दिखाई दे रही थी जिस टी शर्ट में उसका कत्ल हुआ था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस पुलिस ने उस लड़के से पूछताछ करने के बाद गैदर कर लिया। इसके बाद जब उस लड़के से और सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने ये भी बताया कि मर्डर करने के बाद उसने वो चाकू कहाँ फेंका है। फिर उसकी निशानदेही पर मौका वारदात से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, जहाँ पर एक सुनसान जगह पर उसने चाकू फेंका था, उस जगह से पुलिस ने चाकू भी रिकवर कर लिया। तो इस तरह से पुलिस ने न सिर्फ कातिल को गिरफ्तार किया बल्कि उसने 2-3 अहम सबूत भी इस मामले के जुटा लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मर्डर उसने कैसे प्लान किया और इस मर्डर के पीछे की वजह क्या है। मर्डर के पीछे की जो वजह है वो ये है कि ये जो गर्लफ्रेंड है ये जगन्नाथ पर दबाव बना रही थी कि वो अब उससे शादी कर ले। आमतौर पर ऐसा इस तरह के रिलेशनशिप में हो ही जाता है, कभी लड़के तो कभी लड़कियां दबाव बनाते हैं कि भाई शादी कर लो, और जो पार्टनर धोखा देना चाहता है वो पीछे हटता है। जगन्नाथ जो है वो लगातार पीछे हट रहा था, लेकिन ये लड़की उसके पीछे पड़ गई थी, लगातार उसको इंसिस्ट करती थी शादी कर लो शादी कर लो। जगन्नाथ यहाँ सूरत में रहकर लेबर का काम करता था, मजदूरी करता था, और वो लड़की वहाँ भुवनेश्वर में रहती थी। फाइनली जगन्नाथ ने यह तय किया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखे से सूरत लेकर आएगा और उसकी हत्या कर देगा। ये लड़का इतना शातिर था कि इसने न सिर्फ
इस मर्डर को सूरत में रहते हुए ही प्लान कर लिया था, बल्कि भुवनेश्वर से बहाने देकर, उस लड़की को धोखा देकर वो अपने साथ सूरत ले आया घुमाने के बहाने से, और ऐसी जगह पर ले आकर उसने कत्ल किया जहां पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यह इतना शातिर था कि यह जानता था कि अगर सीसीटीवी कैमरे में मुझे आते जाते दिख गया कत्ल वाली जगह के आसपास तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए उसने सुनसान जगह पर मर्डर करने का फैसला किया। इसने क्या किया, छुट्टी पर जो भुवनेश्वर गया, वहां से सीमा को यह कहकर कि चलो तुम्हें सूरत घुमा कर लाता हूं, जल्दी ही हम शादी भी कर लेंगे, उसको अपने साथ लेकर आया। अब ये जो सीमा है, उसने अपने घर वालों को बगैर बताए हुए अपने प्रेमी पर आंख मूंद कर यकीन करके जो भी उसकी ज़रूरी चीज़ें थी वो सब लेकर जगन्नाथ के साथ भुवनेश्वर से सूरत के लिए रवाना हो गई। सूरत पहुंचे। सूरत में रेलवे स्टेशन पर दोनों ने ट्रेन से डिबोर्ड किया, बाहर आकर ऑटो में बैठा, और ऑटो में बैठने के बाद वो सीधे पहुंचा उसी अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां एक सुनसान मैदान में शाम के वक्त, 29 नवंबर के शाम के वक्त, एक सुनसान खाली पड़ी जगह पर उसने सीमा को ऑटो से उतारा, खुद भी उतरा। ऑटो वाला जैसे ही वहां से आगे निकल गया, उसके बाद उसने सीमा को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने साथ मौजूद चाकू से ताबड़तोड़ उस पर वार करना शुरू कर दिया, और इस तरह चंद मिनटों के अंदर 49 बार चाकू मारकर उसने सीमा की हत्या कर दी। इसके बाद उसने सीमा की लाश को वहीं छोड़ दिया। उसके साथ कोई भी दूसरी चीज़ उसने वहाँ नहीं फेंकी, रहने नहीं दी, क्योंकि उसको पता था कि अगर कोई भी दूसरी चीज़ रहेगी तो वो पकड़ा जाएगा। उसको इस बात का पूरा कन्फर्मेशन था कि ये ऐसी एक सुनसान जगह है जहाँ पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, और उसको लगा कि इस मर्डर को करने के बाद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से निकला, उसने चाकू दूसरी जगह पर फेंका, उसके बाद घर पहुँचा, हाथ मुंह धोया, नहाया, रात भर सोया, और अगली रोज़ सुबह यानी 31 नवंबर की सुबह उसने अपना ड्यूटी रिज्यूम कर लिया छुट्टी से लौटकर। उसके साथ काम करने वाले लोग, फैक्ट्री का मालिक, किसी को भी उसके इस करतूत, उसके इस हरकत के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी और क्राइम ब्रांच ने पहले लड़की के बारे में पता किया, उसके बाद इस लड़के के बारे में इस तरह से पता किया कि इसमें आप में से जो लेबरर्स काम करते उसमें से कौन छुट्टी पर था, इसके बारे में जब पुलिस ने पता किया तो जगन्नाथ गौड़ा जो है वो पुलिस की रडार पर आया और फाइनली वो पकड़ा गया। तो ये कत्ल की साजिश जितनी भयानक थी, ये कातिल जितना शातिर था, और इस कत्ल के पीछे की वजह जितनी दर्दनाक थी, कत्ल को अंजाम देने का तरीका भी उतना ही भयानक था, यानी 49 बार चाकू मारकर हत्या हुई। लेकिन दाद देनी होगी गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच की, सूरत पुलिस के क्राइम ब्रांच की, जिन्होंने इस जघन्य ब्लाइंड मर्डर को बहुत ही खतरनाक तरीके से जिस अंजाम दिया गया था उसे पुलिस ने सुलझा लिया। तो आज की कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि इस दुखद कहानी में भी आप लोगों को कम से कम क्राइम ब्रांच के रोल पर जो है थोड़ा सुकून, थोड़ी राहत ज़रूर मिली होगी।